सावधान सावधान सावधान, सरकार जरूरत से ज्यादा तेज काम कर रही है। हर 68 सेकंड में एक ऑर्डर दे रही है। एक ऑर्डर में एक्शनेबल मटेरियल एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी। पर पता है ऑर्डर किसको दिया जा रहा है और क्यों दिया जा रहा है? ऑर्डर दिया जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट ब्लॉक, डिलीट और बैन करने के लिए। मतलब तुम लिखते जाओगे और हम मिटाते जाएंगे। पहले बोला गया चुप, बिल्कुल चुप। कई लोग चुप हो गए, कई बोलते रहे। फिर बोलने वालों के खिलाफ सोशल मीडिया नैरेटिव गढ़े गए, कानून की आड़ में अड़चनें पैदा की गई। फिर से कई चुप हो गए, लेकिन कई अब भी बोलते रहे और इन बोलने वालों में नए लोग भी शामिल होते चले गए। सोशल मीडिया के जरिए बोलने वालों ने एक ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म डेवलप किया। कितना इंपैक्टफुल था वो आप जाति जनगणना, जंतर मंतर पर युवाओं के प्रोटेस्ट, ईरान इजराइल वॉर के दौरान विदेश नीति, धंसते, डूबते और टूटते इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलों में देख सकते हैं। ये अल्टरनेटिव मीडिया स्पेस तमाम दबावों को झेलने के बाद पैदा हुआ, विकसित हुआ, डेवलप हुआ। सो इसे दबाने या इसके इम्पैक्ट को रोकने के लिए आईटी नियमों में बदलाव किए गए। अब लिखने या बोलने वालों की राइटिंग या वीडियोस को एक झटके में कानूनी बाध्यता के नाम पर प्लेटफॉर्म्स हटा रहे हैं। सवाल यह कि आखिर इससे हल क्या होगा? टीवी और अखबार मीडिया के कॉम्प्रोमाइज होने से क्या बोलने वाले कम हो गए? क्या कंटेंट डिलीट कर देने से या अकाउंट बैन कर देने से सच बैन हो जाएगा? क्या बेसिक स्प्रिंग थ्योरी सरकार भूल गई है? आप जितना स्प्रिंग को दबाओगे उससे कहीं ज्यादा फोर्स से स्प्रिंग वापस आ जाएगा। फिर सरकार डिजिटल सेंसरशिप कर क्यों रही है? द मॉलिटिक्स शो के इस एपिसोड में बात इन्हीं सवाल है। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। तानाशाही की शुरुआत हुई थी रोमन रिपब्लिक से। रोमन्स ने 500 बीसी के आसपास राजा का तख्ता पलट कर दिया और एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें लोगों के ग्रुप्स के द्वारा सरकार चुनी जाती थी। सीनेट था, यानी पार्लियामेंट जैसी व्यवस्था थी। इसी व्यवस्था में एक पद बनाया गया, डिक्टेटर। शुरुआत में डिक्टेटर कोई बुरा पद नहीं था, इसे एक मकसद के तहत बनाया गया था। जैसे जब भी कोई बड़ा संकट आता, जैसे कोई युद्ध या भीतरी उथल पुथल, तो सीनेट किसी एक भरोसेमंद नेता को 6 महीने के लिए असीमित अधिकार दे देती थी ताकि वो फैसले जल्दी ले सके। शर्त यह थी कि संकट टलते ही उसे ये पद वापस लौटाना होगा। मतलब संकटकालीन पद था ये पद कब और किसे पहली बार मिला, इस पर इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन नाम अक्सर टाइटस लार्सियस या मानियस वेलेरियस मैक्सिमम का आता है। असली मोड़ तब आया जब यह अस्थायी पद स्थायी सत्ता हथियाने का हथियार बन गया। पहले ल्यूसियस कॉर्नेलियस सुल्ला ने और फिर जूलियस सीजर ने डिक्टेटर के पद को कभी ना लौटाने वाली ताकत में बदल दिया। सीजर ने तो खुद को आजीवन डिक्टेटर घोषित कर दिया था। यहीं से धीरे धीरे डिक्टेटर शब्द जो है उसका वो मतलब बनना शुरू हुआ जो आज हम आम फहम भाषा में समझते हैं, यानी एक ऐसा शख्स जो सत्ता को कभी नहीं छोड़ता और इसे बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकता हो। सदियों बाद 20वीं सदी में यही सोच मुसोलिनी के इटली में फिर से जिंदा हुई, फांसीवाद के नाम पर। और वहीं से यूरोप में एक ऐसे दौर की शुरुआत हुई जिसने दुनिया को सबसे खतरनाक तानाशाह दिया, हिटलर के दौर में राजनीतिक विरोधियों को बिना मुकदमा चलाए हिरासत में लिया जाता। अखबारों, किताबों पर सेंसरशिप शुरू कर दी गई। जो पत्रकार या नेता हिटलर के खिलाफ बोलता उसका ठिकाना या तो जेल होता या फिर यातना शिविर, और यह सब किया जा रहा था कानून की आड़ में। हिटलर की तानाशाही की सबसे बड़ी खासियत ही यही थी जो उसे पहले के तानाशाहों से अलग बनाती थी, समथिंग डिफरेंट। तानाशाही का तरीका हर दौर में अलग रहा है। किसी ने संकट का फायदा उठाकर सत्ता हथिया ली, किसी ने तलवार और फौज के दम पर जनता की आवाज को दबाया, किसी ने प्रोपेगेंडा के जरिए जनता को गुमराह किया। अब इस दौर में यह काम एक एक क्लिक के जरिए हो रहा है। मॉडल वही, डर और निगरानी का, बस तरीका, अप्रोच और जो शैली है वो बदल गई है। चलिए बात करते हैं भारत की। आजकल भारत में डिजिटल सेंसरशिप चल रही है। हाल ही में द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई है जिसमें इस साल मार्च से लेकर जुलाई तक के बीच डिजिटल सेंसरशिप के आंकड़े दिए गए हैं। इन 5 महीनों में मोदी सरकार और उसकी एजेंसियों ने इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब को इतने ब्लॉकिंग ऑर्डर्स भेजे कि औसत निकालें तो हर 68 सेकंड में एक ऑर्डर जारी हुआ। यानी एक दिन में करीब 1275 ऑर्डर और सिर्फ 5 महीनों में करीब 1,95,000 आदेश। अगर तीनों प्लेटफॉर्म्स को अलग अलग देखें तो सबसे ज्यादा निगरानी इंस्टाग्राम पर रही। करीब 1 लाख कंटेंट हटाने के ऑर्डर मिल चुके।
फेसबुक को करीब 80,000 और यूट्यूब को लगभग 15,000 ऑर्डर्स मिले। अगर मेटा के दोनों प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम को जोड़ लें तो करीब 90% अकेले मेटा के हिस्से में आए। यानी कि जुकरबर्ग भारत में फ्रीडम एक्सप्रेशन को कुचलने का एक जरिया बन रहे हैं, ऐसा कह सकते हो आप। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आंकड़ा सिर्फ ऑर्डर की गिनती का है, हटाई गई पोस्ट या अकाउंट्स का नहीं। एक ही ऑर्डर में सैकड़ों पोस्ट और अकाउंट को एक साथ हटाने के आदेश दिए जा सकते हैं। यानी असल संख्या पोस्ट के डिलीट होने के, कंटेंट के डिलीट होने के कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। पिछले 2 महीनों में खुद हमारे पॉलिटिक्स के सोशल मीडिया हैंडल से 13 पोस्ट हट चुके हैं। अगर आप इन आंकड़ों की तुलना पिछले साल के आंकड़ों से करेंगे तो यह नंबर और बड़ा नजर आएगा। अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच यानी पूरे एक साल में 19 अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को कुल 2312 ब्लॉकिंग ऑर्डर्स भेजे गए थे। यानी औसतन हर दिन सिर्फ 6 ऑर्डर्स। और अब सिर्फ 3 प्लेटफॉर्म को 5 महीनों में करीब 2 लाख ऑर्डर मिले हैं। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा पिछले महीने का ही है। अब पिछले महीने बदला क्या, हुआ क्या, यह आप सबको पता है। जंतर मंतर हमने देखा, झारखंड हमने देखा, E20 पर बवाल हमने देखा। सरकार के एक अधिकारी ने खुद माना है कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान इंस्टाग्राम पर जैसे जैसे यह आंदोलन जोर पकड़ता गया, ब्लॉकिंग ऑर्डर्स की संख्या बढ़ती गई। इसमें छात्र आंदोलन के समर्थन वाली पोस्ट, सरकार के एथेनॉल ईंधन ब्लेंडिंग पॉलिसी की आलोचना करने वाला कंटेंट और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ा कंटेंट निशाने पर था। ब्लॉकिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा गृह मंत्रालय के सहयोग पोर्टल से जारी किए गए। ये पोर्टल सरकारी एजेंसियां इस्तेमाल करती हैं। इसके जरिए सोशल मीडिया कंपनियों को कंटेंट हटाने के सीधे डायरेक्शंस दिए जाते हैं। इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा मेटा के इन ऑर्डर्स पर कार्रवाई है। सरकार ने कंटेंट हटाने के लिए 3 घंटे की समय सीमा तय कर रखी है और इस समय सीमा को पूरा करने के लिए मेटा ने अपना एपीआई सीधे सहयोग पोर्टल से जोड़ दिया है। नतीजा ये कि सहयोग पोर्टल पर जो भी कंटेंट सरकारी आदेश से मार्क होता है वो मेटा के प्लेटफॉर्म से अपने आप बिना किसी इंसानी समीक्षा के हट जाता है। यानी मेटा के पास ये मौका ही नहीं बचता कि वो उस आदेश को पढ़े, परखे या उस पर कोई आपत्ति दर्ज करे। और मौका छोड़िए जनाब, आपने तो एपीआई दिया है सहयोग पोर्टल के साथ लिंक करने के लिए, तो गड़बड़ी तो प्लेटफॉर्म की भी है। सरकार ने डिजिटल सेंसरशिप का यह जाल 2021 में बुनना शुरू किया। उससे पहले आईटी एक्ट 2000 की धारा 79 कहती है कि अगर कोई यूजर सोशल मीडिया पर गैर कानूनी पोस्ट डाले तो इसके लिए सोशल मीडिया कंपनी जिम्मेदार नहीं है, बशर्ते वो तय जिम्मेदारियां निभाए। कंपनियां खुद तय करती थी कि कोई कंटेंट नियमों को तोड़ रहा है या फिर नहीं। फरवरी 2021 में सरकार ने आईटी रूल्स नए वाले लागू किए। कंपनियों के लिए भारत में एक ग्रीवांस ऑफिसर, एक नोडल ऑफिसर और एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रखना अनिवार्य हो गया कि आपको ये अधिकारी तो रखने ही होंगे। ये जो अधिकारी थे, जो नए रखे गए नए नियमों के तहत, वो सीधे सरकार के संपर्क में रहे। जिन कैटेगरीज के कंटेंट को सरकार खतरनाक मानती है 36 घंटे के भीतर उसे हटाना होता है। यहीं से यह भी तय हो गया कि अगर कंपनी या उसका अफसर आदेश नहीं मानता तो सिर्फ कंपनी पर नहीं, अफसर पर भी क्रिमिनल केस चल सकता है। इसके बाद 2023 में सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाया और एक फैक्ट चेक यूनिट बना दी, जिसका काम था डिजिटल और सोशल मीडिया कंटेंट का फैक्ट चेक करना। मतलब सबसे ज्यादा झूठ जहां से आता है ना, उसको जिम्मेदारी दे दी गई कि तुम झूठ पकड़ो। यानी सरकार खुद तय करेगी कि उसके बारे में क्या सच है और क्या झूठ, और झूठ मानकर उसे हटाने का आदेश दे देगी, वो भी बिना किसी अदालत या ह्यूमन इंटरवेंशन के। लेकिन मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। रोक लगाते ही सरकार का रुख आईटी एक्ट की धारा 69A की तरफ मुड़ गया, जिसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या संप्रभुता को खतरा बताकर किसी भी वेबसाइट, पोस्ट या अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश दिया जा सकता है। इसमें कोई अदालती समीक्षा की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसके बाद सरकार ने कंटेंट हटाने की डेडलाइन 36 घंटे से कम करके 3 घंटे कर दी। साहब 3 घंटे में आपको आदेश का पालन करना होगा। अब सरकारी एजेंसी का कोई भी आदेश आते ही कंपनी को 3 घंटे के भीतर कार्रवाई करनी होती, और कुछ मामलों में तो यह समय और भी कम कर दिया गया। जैसे जुलाई 2025 में जब सरकार ने धारा 69A के तहत करीब 2300 एक्स अकाउंट ब्लॉक करने का आदेश दिया, जिनमें रॉयटर्स जैसे इंटरनेशनल न्यूज आउटलेट भी शामिल थे, तो उसमें कंपनी को सिर्फ 1 घंटे के भीतर ब्लॉक करने को कहा गया, वो भी बिना कोई कारण बताए। अब अगर कोई कंपनी इन आदेशों को ना माने तो उसके लिए नतीजा बहुत भारी है। उसकी सेफ हार्बर वाली कानूनी ढाल खत्म हो जाती है। यानी हर उस पोस्ट के लिए जो उसके प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, कंपनी सीधे कानूनी तौर पर जिम्मेदार मानी जाने लगती है। मतलब या तो हमारा आदेश मानो या फिर तुमको हम कोर्ट में घसीट लेंगे। सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह की कार्रवाई का खतरा खड़ा हो जाता है। उसका भारत में बिजनेस करना ही मुश्किल हो जाता है। अब सोचिए, कंपनीज तो बिजनेस करेंगी ना, उन्हें देश के फ्रीडम एक्सप्रेशन से क्या लेना देना। मामला सिर्फ सोशल मीडिया से पोस्ट हटाने तक का नहीं है।
सरकार एक दशक से मीडिया हाउसेस पर भी नकेल कस रही है। 2021 में दैनिक भास्कर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा, ठीक उसी समय जब अखबार ने कोविड के दौरान गंगा में तैरती लाशों की तस्वीरें छाप दी थी। इसी तरह न्यूज क्लिक, द वायर और बीबीसी जैसे मीडिया संस्थान भी कानूनी झंझटों में उलझते हुए दिखे। पॉलिटिक्स के फेसबुक को सरकार के आदेश पर भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया। मामला अब भी कोर्ट के अधीन है। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट यानी कि स्वतंत्र पत्रकारों को सीधे निशाना बनाया गया। कश्मीर टाइम्स की संपादक अनुराधा भसीन को अखबार के सरकारी दफ्तर से इसलिए निकाला गया क्योंकि उन्होंने घाटी में मीडिया पर लगी पाबंदियों का विरोध किया था। राणा अयूब, सिद्दीकी कप्पन और मोहम्मद जुबैर जैसे नाम भी इस फहरिस्त में आते हैं। कप्पन को तो हाथरस केस की रिपोर्टिंग के लिए जाते वक्त यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बिना किसी पुख्ता सबूत के 2 सालों तक जेल में रखा। इस पूरी कहानी से जो समझ में आता है वो ये है कि तानाशाह या तानाशाही सोच अब मॉडर्न हो गए हैं। पहले जो काम तलवार और बंदूकों से होता था वही काम अब एक सरकारी पोर्टल, एक ऑटोमेटेड एपीआई और 1 घंटे की डेडलाइन से हो सकता है। सेंसरशिप कानून की भाषा में आती है तो आम आदमी को पहली नजर में तानाशाही दिखाई ही नहीं देती। उसे लगता है कि सरकार बस राष्ट्रीय सुरक्षा कर रही है, फेक न्यूज रोक रही है या कानून व्यवस्था बनाए रख रही है। लेकिन सवाल यह है कि इन शब्दों की परिभाषा तय कौन करेगा? सरकार खुद। और अगर सरकार ही तय करेगी कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या आलोचना है और क्या खतरा है, तो फिर सत्ता से सवाल पूछने की जगह बचेगी कहां? चुनाव हो रहे हैं, संसद चल रही है, अदालतें मौजूद हैं, सोशल मीडिया भी चलता दिख रहा है, लेकिन सरकार से असहमति के लिए कितनी जगह बाकी हुई है? हर दौर में तानाशाह पहले एक संकट या डर का बहाना ढूंढता है, फिर उसी बहाने से कानून बदलता है और फिर उन्हीं कानूनों की आड़ में विरोध की हर आवाज को कुचल दिया जाता है। तरीके भले ही बदलते रहे हों, लेकिन नीयत हमेशा एक जैसी रही, सवाल पूछने वाली हर आवाज को चुप कराना। क्योंकि सवाल पूछे जाएंगे तो जवाब देने होंगे। अगर आप जवाब देते हैं तो भी फंस सकते हैं अगर आपके जवाब में दम नहीं है, और अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो भी फंसेंगे कि भाई फले आदमी ने जवाब ही नहीं दिया। इससे अच्छा ये है कि सवाल पूछने ही ना दिया जाए। तो क्या वही कवायद इस देश में चल रही है? आपको जो भी लगे अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दें। बहुत सारे ऐसे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे जो खुद क्रिएट करते हैं, खुद क्रिएटर्स हैं। उनके साथ अगर ऐसी कोई घटना घटी है, मतलब कि आपका पोस्ट डिलीट हुआ हो, अकाउंट पे कोई खतरा आया हो, तो वो भी ज़रूर बता दें, सरकारी आदेश से जो हुआ हो। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।